दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस रीडिफाइंड पर। आज हम आपको बताएंगे मराठा पेशवा बाजीराव के बारे में और साथ ही पेशवा कौन थे, वो कैसे इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए और कैसे उन्होंने इतने महान मराठा साम्राज्य का स्थापना किया, सब जानेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि मराठा पेशवा बाजीराव कौन थे और आखिर मराठा पेशवा कौन थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेशवा कौन थे और वो मराठों का किस प्रकार से इतना इतना शक्तिशाली पेशवा कैसे हो गए। जैसा कि आपने सुना होगा कि पहले मराठों के जो पहले राजा थे वो थे छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति जो है वहां इंपॉर्टेंट होते हैं। शिवाजी के बाद छत्रपति दूसरे हमारे हुए थे संभाजी, जैसा कि आपको पता होगा, संभाजी जिन पर अभी छावा मूवी आया था। संभाजी महाराज के बाद जो तीसरे छत्रपति हुए वो संभाजी के जो है भाई थे राजा राम। और राजा राम के बाद कुछ दिन के लिए शिवाजी द्वितीय जो राजा राम के बेटा थे वो अल्पवयस्क थे, तो उनकी पत्नी ताराबाई जो है शासन चला रही थी। इसी बीच में 1707 ईस्वी में साहू साहू कौन थे पहले ये जान लीजिए। साहू छत्रपति शिवाजी के पोता थे, मतलब संभाजी महाराज जो छावा थे उनके पुत्र का नाम था साहू। तो 1680 में जब संभाजी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद जो है संभाजी की मृत्यु के बाद इनको कब्जा कर लिया था किसने? मुगलों ने। औरंगजेब ने संभाजी को के पुत्र को, साहू जी महाराज को, और संभाजी की पत्नी जो साहू महाराज की माता जी थी उनको बंदी बना लिया था। ठीक है, तो बंदी बना लेने के कारण वो मुगलों के कैद में रहे। ठीक है, जब संभाजी की मृत्यु हुई थी तो उस समय साहू जी सिर्फ 7 साल के थे। तो उस समय तो संभाजी के जो भाई थे सौतेले राजा राम वो राजा बन गए, लेकिन साहू जी औरंगजेब के कैद में रहे। तो साहू जी औरंगजेब के कैद में ही रहे औरंगजेब की मृत्यु तक उसने साहू जी महाराज को छोड़ा नहीं। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह प्रथम मुगल साम्राज्य का बादशाह बना, तो उसने क्या किया कि वो देखा कि उधर वो ताराबाई जो है शासन चला रही है, और तो साहू जी को भी अगर रिलीज कर दिया जाए तो साहू जी और ताराबाई में झगड़ा शुरू हो जाएगा, मराठों में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि मराठे काफी शक्तिशाली हो रहे थे और उनको बहुत दिक्कत कर रहा था मुगलों को दक्कन में और दक्षिण भारत में। तो इसी के कारण इसने क्या किया कि साहू जी महाराज को 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद बहादुर शाह ने साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया। उनकी माता जी को नहीं किया, लेकिन साहू को कर दिया। साहू को कर दिया कि जाके झगड़ा करे। हुआ भी कुछ इसी टाइप से। साहू जी जैसे ही जेल से निकले इन्होंने जो है छत्रपति के कुर्सी पर अपना दावा पेश किया। ताराबाई ने विरोध किया, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से बालाजी विश्वनाथ एक ऐसे फैमिली से आते थे जो जंजीरा के रहने वाले थे, कोंकण एरिया के, और ये एक ब्राह्मण फैमिली से थे, भट्ट ब्राह्मण फैमिली से थे, कोंकणी ब्राह्मण थे बालाजी विश्वनाथ। और इनका जो है रेवेन्यू कलेक्शन करने का, मतलब टैक्स वैक्स जो सुला जाता है उसका पुश्तैनी जो है ये लोग जो है वहां के छोटे छोटे जो राजा होते थे उस इलाके के, उसके यहाँ ये लोग पुश्तैनी रूप से यही काम करते थे। तो इसके कारण लोगों को टैक्स वैक्स और ये सब चीज का काफी नॉलेज था पुश्तैनी रूप से। तो बालाजी विश्वनाथ उस समय मराठों के इसमें उसी समय जंजीरा के सीडीओ से जो है ये लोग का झगड़ा हो गया। तो ये लोग मराठों के इसमें आ गए और मराठों के अंदर में वो छोटे छोटे काम ये सब देखने लगे, इन लोगों का फैमिली, बालाजी विश्वनाथ का फैमिली। तो साहू जब रिलीज हुए तो उस समय गृह युद्ध छिड़ गया। तो साहू ने का जो सेनापति था, तो उन्होंने देखा कि सेनापति ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो ऐसे में जो है और वो ताराबाई से मिलने का उसका संभावना था। बीच में इस प्रकार का, मतलब मराठों के बीच में आपसी फूट हो गया था। तो जो साहू जी महाराज का जो सेनापति था अंदेशा यह था कि वो ताराबाई से मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने एक नया पोस्ट क्रिएट किया, सेना करते करके एक नया पोस्ट क्रिएट किया और सेना करते बना दिया किनको? बालाजी विश्वनाथ का। तो सेना करते क्या था कि सेनापति तो जो वो पहले से जो थे वही थे, लेकिन सेना करते को अधिकार दिया कि सेना को वेतन देना और सेना को नौकरी देना, मतलब सेना को रखना इनका काम था सेना करते का, और यूज करना सेनापति का काम था। तो सेना करते का पोस्ट धीरे धीरे काफी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वेतन यही देते थे, सारा चीज यही करते थे, नियुक्ति भी यही करते थे। तो सैनिक जो है लॉयल किसके प्रति होगा? जो उसको सैलरी देगा, क्योंकि उस समय तो सैलरी पर ही जो है सेना काम करती थी। तो सेना करते के रूप में जो है इन्होंने काफी अच्छा काम किया और सेना को जो है धीरे धीरे अपने साहू के प्रति लॉयल कर लिया। और इस प्रकार से इन्होंने जो है बाद में जब उस समय जो पेशवा था उसकी मृत्यु हो गई, पिंगले करके
पेशवा थे, तो उनकी मृत्यु हो गई, तो 1713 ईस्वी में इनको पेशवा बना दिया गया। अब ये पेशवा क्या थे? 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया और तभी से पेशवा महत्वपूर्ण हो गए। मतलब ये एक्चुअली क्वालिटी पर डिपेंड करता है, पोस्ट जो है ना हमेशा ही क्वालिटी पर डिपेंड करता है। उसी पोस्ट पर काम करने वाला कोई और व्यक्ति आपको दिखेगा कि उसके पास पावर उतना नहीं है, और उसी पोस्ट पर दूसरा कोई आ जाता है तो वो पूरे के पूरे अपना पोस्ट को ये कर लेता है, हाईजेक कर लेता है पावर को। तो वही स्थिति यहां पर हुआ। चूंकि साहू कैद में ही रहे थे हमेशा, तो वो उतने योग्य नहीं थे कि वो इतने मराठा को इतना विकास कर पाते। लेकिन बालाजी विश्वनाथ क्या था कि काफी पढ़े लिखे थे और इनको काफी नॉलेज था, तो इन्होंने धीरे धीरे मराठा साम्राज्य, मराठा जो एक छोटी सी शक्ति थी उसको बड़ा साम्राज्य में ये परिणत कर दिया। शिवाजी महाराज के समय में तो मराठा काफी शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन बीच के वर्षों में उनकी मृत्यु के बाद, और खास करके संभाजी महाराज का जब आपने देखा होगा मूवी में, संभाजी महाराज को जब इतनी यातना देकर मार दिया गया तो मराठों का मनोबल काफी गिर गया था। और उसके बाद जो है 20-25 साल जो है ताराबाई और उससे पहले राजा राम के नेतृत्व में मराठा लड़ते ही रह गया था, लेकिन कभी ये किला जीता फिर हार गया, फिर वो जीता हार गया, इसी टाइप से चल रहा था। मतलब कोई निर्णायक युद्ध या निर्णायक कुछ नहीं हो पाया था। मुगल और मराठा लगातार लड़ ही रहे थे, मतलब कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब बालाजी विश्वनाथ जैसे योग्य व्यक्ति पेशवा बने, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि सारा पावर पेशवा के अंदर में ये कर लिया, और साहू जी महाराज सिर्फ सतारा में गद्दी संभालते रहे। तो और उनका एक्चुअली साहू जी महाराज को स्थापित करने में भी बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा योगदान था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो ये पेशवा जो पोस्ट है, शिवाजी महाराज के समय में ही शिवाजी ने 8 लोगों का एक कमेटी बनाया था जो कि शासन चलाने के लिए, और उसको अष्ट प्रधान बोला जाता था। और अष्ट प्रधान का जो सबसे मेन होता था उसको पेशवा कहा जाता था। एक प्रकार का प्रधानमंत्री था, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल समझिए इसको। अष्ट प्रधानमंत्री मंडल हुआ और पेशवा उसका प्रधानमंत्री। लेकिन वो सब राजा का जमाना था, तो राजा के पास ही सारा पावर असली होता था, प्रधानमंत्री सिर्फ शासन चलाते थे। लेकिन जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने 1713 ईस्वी में, तो इसके बाद जो है ना शक्तियां जो है छत्रपति से निकलकर पेशवा में केंद्रित हो गई। तो अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे काम किया। 1713 ईस्वी में जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, तो सबसे पहले तो इन्होंने ताराबाई को हराकर और उनके साथ संधि करके इनका साहू जी महाराज को एकमात्र छत्रपति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे कि सारे जो मुगल है वो इनको छत्रपति के रूप में स्वीकार कर ले। इसी समय आपको पता होगा कि औरंगजेब का मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जो राजा बने, तो 1712 में बहादुर शाह प्रथम की भी मृत्यु हो गई। और 1712 से लेकर और उसके बाद जो है बहुत वर्षों तक वहां पर मुगल दरबार में सैयद बंधु का नाम आपने सुना होगा। सैयद बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था, राजा बनाने वाला। सैयद बंधु, 2 सैयद बंधु थे, एक हुसैन अली थे, ठीक है। तो 2 सैयद बंधु 2 थे, तो एक उसमें से थे हुसैन अली। तो क्या हुआ कि 1712 में और फिर उस बीच में कई राजा जो है छोटे छोटे आते थे, वो सैयद बंधु जिसको चाहते थे अपने अफसर बनाते थे, फिर उसको हटा देते थे। इसी क्रम में 1713 में राजा बने फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है जब बना, उस बीच में 3-4 राजा चेंज हो गए, जिसको मन होता था मार देता था, फिर उसको गद्दी पर बैठा देता था ये सैयद बंधु दोनों भाई मिलके। तो इसने क्या किया कि सैयद बंधु को एकता को तोड़ने के लिए फर्रुखसियर देखा कि तो कोई काम नहीं करने दे रहा है, पावरे नहीं है, सारा पावर तो सैयद बंधु में है। तो फर्रुखसियर जो है वहां जो लोकल और जो वहां पर जो सैयद बंधु के जो विरोधी दूसरे जो मुगल सरदार लोग थे, उन लोगों के प्रभाव में आकर क्या किया कि एक जो सैयद बंधु था हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार बना के साउथ में भेज दिया। हुसैन अली को कहां भेज दिया? दक्कन। अब दक्कन में क्या चल रहा था? मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध। तो हुसैन अली को दक्कन भेज देने के कारण हुसैन अली देखा कि तो सारा सलवादी समझ रहा था कि वहां पर भेजकर मराठों के बीच में इसको लड़ाकर मरवा देना चाहता था। एक्चुअली में वही था, क्योंकि इसको यहाँ भेजने के बाद फर्रुखसियर ने मराठों का संदेश भेजा कि तुम हुसैन अली को जो है हमला करो और उसको मार दो। हुसैन अली होशियार था, उसने क्या किया कि संधि कर लिया इससे, साहू जी महाराज से, मतलब कि बालाजी विश्वनाथ से। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया कि हुसैन अली के साथ एक संधि कर ली, और हुसैन अली क्या किया कि जो दक्कन में हम पड़े रहेंगे, इससे अच्छा दिल्ली चला जाए और वहां के राजनीति पर अपना जो है प्रभाव को फिर से स्थापित किया जाए, क्योंकि इनका भाई अकेले पड़ गया था और वहां पर षड्यंत्र के बीच में। तो इसने क्या किया कि बालाजी विश्वनाथ से एक संधि किया, और संधि करने के बाद 15,000 सैनिक लेकर
बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली को लेके पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली जाकर के क्या किया कि फारूक सियर ने जो है, हुसैन अली ने जो समझौता किया था उसको नहीं माना, तो फारूक सियर को गद्दी से उतार करके मार दिए हुसैन अली और बालाजी विश्वनाथ ने, और रबी उद्दरजात को बना दिया गया राजा। ये कुछ ही दिन के लिए राजा बने थे, और उसके बाद ये क्या हुआ था कि सैयद बंधुओं का बतसुख समाप्त हो गया था उसके बाद का। लेकिन उस समय फर्रुख सियर को मारकर रफी उद्दरजात को राजा बना दिया गया, और रफी उद्दरजात ने क्या किया कि इस संधि को मान्यता दे दी, इसी शर्त पर इसको बनाया गया। ऐसे बाद में कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि 1720 में ही बाद के दिनों में रफी उद्दरजात को भी मार दिया गया, और फिर मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, वो राजा बन गया था। ठीक है, तो उस बीच में भी 2-3 लोग आया गया, मतलब उस समय वही स्थिति मुगल दरबार में चल रहा था, कोई शक्तिशाली राजा था नहीं। तो शक्तिशाली बादशाह नहीं होने के कारण मुगल दरबार का भी स्थिति खराब था, और सब अपना अपना जो है, जैसे निजामुल मुल्क जो थे चिनकिलिच खां अपना, सआदत खां अपना, सब अपना अपना देख रहे थे। अवध वाले निजाम दक्कन में ये सब अलग अलग अपना स्वतंत्रता के फेर में लगे हुए थे। और बंगाल में भी मुर्शिद कुली खां और ये सब अपने अपने में लगल थे। उस समय का वही स्थिति था, 1720 के आसपास का, और ये जो पीरियड था इसका वही स्थिति था। तो ये 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा रहे। उसी समय अब देखिए कितना प्रभाव मराठों का हो गया। अभी मतलब 30-40 साल पहले का ही बात है, जब संभाजी महाराज को जो है औरंगजेब ने हराया था और मारा था 1788-89 के आसपास। शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी 1780 के आसपास, तो मतलब 1680 के आसपास, 1688-89 में संभाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। समझिए 20-25 साल में ही कहां से कहां पहुंच गए मुगल। मतलब औरंगजेब मरा नहीं 1707 में या 1719-20 में, जो है मतलब 12 साल के अंदर में मुगल जो है मराठों के घुटने पर आ गए। ठीक है, और मराठा साम्राज्य जो है कैसे विकसित हुआ सो देखिए। अब ये जो संधि था जिसे रफी उद्दरजात ने मान्यता दे दी, इसमें था कि शिवाजी के जो स्वराज्य था उसको मान्यता दे दी गई। इसे मराठों का मगना काटा कहा जाता है, मराठा साम्राज्य का मगना काटा कहा जाता है। और इस संधि के कारण और बाद बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। शिवाजी महाराज को पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो है पहले जो है ये थे संस्थापक, मतलब वो तो ओरिजिनल संस्थापक थे, लेकिन द्वितीय संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है, जिन्होंने असली मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने जो है बाहर मराठा इलाका से बाहर मतलब साम्राज्य बना दिया। पहले तो था कि स्वराज जो था, मतलब कि महाराष्ट्र जो मराठी भाषी क्षेत्र है मेनली, वो स्वराज के अंतर्गत में आता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरे मतलब इसको हिंदू साम्राज्य के रूप में इसको लिया जाने लगा। और बाद में बाजीराव ने, इनका जो बेटा थे, इन्होंने हिंदू पातशाही का, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो 1713 से 20 ईस्वी में इन्होंने क्या क्या किया वो देखिए। इसी के कारण इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि इस संधि के अनुसार मुगल ये बात को मान लिए, मुगल बादशाह, कि शिवाजी का जो स्वराज्य था उसको मान्यता दे दिया गया। साहू जी महाराज को असली जो है राजा मान लिया गया, क्योंकि ताराबाई विरोध कर रही थी ना अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के इसमें। तो शिवाजी के जो स्वराज था छत्रपति के, उसको मान लिया गया। साहू जी महाराज को जो है असली छत्रपति मान लिया गया। बरार, खानदेश, गोंडवाना, कर्नाटक, ये सब इलाके जो ओरिजिनली मराठा कभी जीते थे, वो सभी इलाकों को मराठों को दे दिया गया। ठीक है, ये सभी इलाके मराठों को दे दिए गए। बरार, खानदेश, गोंडवाना, कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण राज्य सब था। इसके बाद दक्षिण, जितना दक्कन का एरिया था पूरे दक्षिण का, उसके 6 प्रांत जो थे, जहां से 50 लाख का जो है चौथ और सर्वदेशमुखी जो कि मराठा कर होता था एक प्रकार का, ये उन इलाकों से लिया जाता था जो मराठों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते थे। कुछ इलाके तो डायरेक्ट कंट्रोल में थे, जैसे जो इलाके डायरेक्ट कंट्रोल में है वहां से तो जो टैक्स का रेट होता था राजस्व का वो लिया जाता था। लेकिन जो इलाके कंट्रोल में नहीं थे, मतलब सिर्फ अपना एक प्रभाव दिखाने के लिए, वहां से मराठी क्या करते थे, चौथ और सर्वदेशमुखी वसूलते थे। इसी के कारण मराठों के पास बड़ी पैसा था और इतने बड़ी आर्मी वो रखते थे। चौथ और सर्वदेशमुखी जो है दक्षिण के 6 प्रांत से वसूलने का जो है इनको मिल गया अधिकार, जिसमें वो निजाम के जो इलाके थे वो भी था उसमें। ठीक है, तो ये 6 प्रांत, उस समय तो निजाम एक्चुअली स्वतंत्र नहीं हुआ था ना, 1720 का बात है ये। 1719 में यह संधि हुआ था, जिसे बाद में फर्रुख तो माना नहीं, तो 1720 में इसको मान्यता मिला रफी उद्दरजात के द्वारा। ठीक है, इसे दिल्ली की संधि बोलते हैं। इस संधि के अनुसार जो है चौथ और सर्वदेशमुखी दक्षिण के 6 प्रांत से लेने का अधिकार जो है मराठों को मिल गया। और ये इसमें जो है वो सभी इलाके भी शामिल थे जो बाद में निजामों ने अपने आप को स्वतंत्रता ये घोषित करके लिया था। ठीक है, इसके अलावे
ये क्या था कि 15,000 सैनिक ये सब जो दिया, इसके बदले में मराठा क्या करेंगे कि राजा को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। बाद में जो आप देखेंगे कि वो बेलेजली वगैरह जो सहायक संधि ये करता था, जिसमें रेजिडेंट रख देता था, उसी टाइप का ये था। 15,000 सैनिक जो है ये मुगलों को तब देंगे जब भी मुगल बादशाह को जरूरत पड़ेगा किसी युद्ध वुद्ध के लिए, मतलब ये प्रोटेक्शन के रूप में 15,000 सैनिक ये मराठे उनको देंगे जब भी उनको जरूरी पड़ेगा। मतलब मुगलों का सुरक्षा मराठे करेंगे। कुल मिला के ये स्थिति हो गया। पहले मुगल जो है इतने मजबूत थे, अब मराठे उनको जो है प्रोटेक्शन देंगे। मतलब 15,000 सैनिक कभी जरूरत पड़ने पर यह सम्राट को देंगे। इसके अलावा जो है साहू जी कोल्हापुर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा भी ये किया गया क्योंकि कोल्हापुर में उस समय ताराबाई जो है अपने पुत्र शिवाजी के साथ शासन कर रही थी। ऐसे तो बाद में उसको भी हटा करके ताराबाई की एक सौतन थी, शिवाजी की सौतेली माँ शिवाजी द्वितीय की, उसने क्या किया कि वो उसको शिवाजी द्वितीय को हटाकर कैद में डाल दिया और ताराबाई को, और वो अपने एक पुत्र था जिसको शंभुजी या संभाजी कहा जाता है, संभाजी द्वितीय, उसको राजा बना दिया। ठीक है, तो कोल्हापुर पर एक्चुअली संभाजी द्वितीय ने शासन किया, शिवाजी द्वितीय कुछ ही दिन रहे। ठीक है, तो संभाजी द्वितीय कोल्हापुर वाले जो है उससे ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब वो अपना छोटा सा शासन है वो चलाते रहेंगे। उसके एरिया में तो ज्यादा था नहीं, तो मेन तो यही थे। अब उसके अलावा जो है इसमें था 10 लाख रुपया वार्षिक ये मुगल बादशाह को देंगे। अब 50 लाख का तो खाली चौथे प्रदेशमुखी मिल रहा था, उसके बाद इतना सारा इलाका मिल गया करोड़ों का, तो 10 लाख जो है मुगल को सिर्फ एक ये दिखाने के लिए कि मुगल सर्वोच्च है, क्योंकि मुगल का ही सारा इलाका था, तो ये इसके लिए, मतलब यहाँ पर एकदम अंत नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे बाजीराव के तरफ समय तो एकदम मुगलों का इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये तो पहला ही था, तो इसमें था 10 लाख वार्षिक मुगल सम्राट को एक देंगे। ठीक है, उसके बाद कैद में जितना भी हम बताए थे कि संभाजी की महाराज की मृत्यु के समय उनकी पत्नी, बेटा जिसे साहू जी, इन सबको वहां पर कैद कर लिया गया था। ठीक है, तो इन जो भी लेडीज सब थी और जो बच्चे उच्चे उस समय कैद में थे वो सभी को रिहा कर दिया गया। मतलब बच्चे तो जब कैद हुए थे तब थे, अब तो सब बड़े हो गए थे, तो वो सभी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये भी इस संधि का प्रावधान में था। तो ये संधि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है मराठों का, और इसके आधार पर मराठा साम्राज्य जो है एकदम ये हो गया, मजबूत हो गया। मराठों को मान्यता भी मिल गई, साहू जी महाराज को भी मान्यता मिल गई। ठीक है, इसके बाद जो है ये भी हो गया कि पेशवा जो है मजबूत हो गया। ठीक है, पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो गया, और पेशवा जो है एक प्रकार से वंशानुगत पद हो गया। पहले क्या था कि जो योग्य होता था वो पेशवा बनता था, मतलब राजा जिसको चाहे अपना प्रधानमंत्री पेशवा बना सकता था। लेकिन इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद आप देखेंगे कि पेशवा, इसीलिए इन्हें प्रथम पेशवा भी कहा जाता है। ऐसे ये प्रथम पेशवा नहीं थे, पेशवा तो शिवाजी महाराज के समय से ही चले आ रहे थे, हर छत्रपति और हर समय में कोई ना कोई पेशवा था, लेकिन जो है इन्हें प्रथम पेशवा ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पेशवा जो राज्य है उसका स्थापना इन्होंने किया, तो इन्हें द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गई, और इसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को राजा बनाया, मतलब पेशवा बनाया। तो 1720 ईस्वी से 1720 से 1740 तक जो है राजा रहे बाजीराव। इन्हें बाजीराव प्रथम कहा जाता है, क्योंकि अब इतिहास लिखने के लिए हम लोग बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय ऐसे वर्ड यूज करते हैं। आपने पहले भी देखा था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसी टाइप से पढ़ा जाता है, क्योंकि उसे एक ये मतलब मिलता है कि भाई बाजीराव प्रथम हम कर रहे हैं तो किस राजा का बोध हो रहा है, द्वितीय कर रहे हैं तो किसका बोध हो रहा है, क्योंकि नाम तो मतलब है भाई बाबा का नाम था, फिर पोता पर पोता का वही नाम रखा ही जाता है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लोग राजा वगैरह के नाम के आगे प्रथम द्वितीय यूज करते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश प्रणाली है एक्चुअली, वो ब्रिटिश लोग आए हैं तो वो उन्होंने ही इस प्रकार से डिफरेंशिएट करने के लिए एक को दूसरे से इस प्रकार का यूज किया, और ये काफी यूजफुल भी है। इससे हम लोगों को किसी विशेष राजा के बारे में पता चलता है। मान लिया इतिहास में 10 चंद्रगुप्त हो गए, मान लिया एक ही वंश में 200-300 साल तक काम का वंश है, तो भाई चंद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त नाम रखा गया, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए भाई पहले वाला कौन था, दूसरा कौन था, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखते हैं। ठीक है, और इंग्लैंड वगैरह में क्या है, ज्यादातर का नाम जेम्स, एलिजाबेथ, विक्टोरिया यही रहता है, तो 1 2 3 4 चार्ल्स यही वहां नामे है। अब जितना राजा दिखाता दीजिए जेम्स, चार्ल्स यही मिलेगा, तो उसके कारण भी वहां पर 1 2 3 4 लिखा जाता है। तो यहाँ भी बहुत बार ऐसा हुआ कि एक ही नाम का राजा हुआ है। तो बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम जो है ने हिंदू पद पातशाही का ये किया, नारा लगाया, और इन्होंने कहा कि मैं जो है कटक से अटक तक हिंद स्वराज का पताका फहराऊंगा।
और साहू जी महाराज ने इनको कहा कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो योग्य पिता के योग्य पुत्र किनको कहा गया है? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम जब राजा बने, मतलब पेशवा बने, तो इनकी उम्र सिर्फ 19 वर्ष थी। ठीक है, बाजीराव की उम्र कितनी थी? सिर्फ 19 वर्ष। लेकिन इनका अनुभव इतना ज्यादा था कि मतलब 50 साल वाले भी इनके आगे पानी भरते थे, और ये बहुत ही महान सैनिक थे। तो ये मराठों का वर्चस्व स्थापित कर दिए पूरा इंडिया में, और ये क्लियर हो गया कि मराठा शक्ति जो है पूरा इंडिया में सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसमें सबसे मुख्य योगदान किनका है? बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम ने क्या क्या किया और कैसे मराठों के सर्वोच्चता स्थापित कर दी पूरे इंडिया में, ये आप देखिए। 1724 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि निजामुल मुल्क जो है, अब देखिए 1724 में निजामुल मुल्क क्या किया था? निजामुल मुल्क ने अपना राज्य जो है को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो इसने क्या किया कि यहाँ जो संधि हुई थी, इसमें चौथ और सदस्यमुखी वसूलने का अधिकार मिला था मराठों को 1720 के संधि के अनुसार। लेकिन निजाम ने, जो किंकलिज खां जो थे, वो उन्होंने 1724 ईस्वी में निजाम जो उसका प्रदेश था, दक्कन का जो प्रदेश था, उसको हैदराबाद के जो उनका हेडक्वार्टर था, तो उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये चौथ और सदस्यमुखी देना बंद कर दिया। तो ये एक था मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह था कि इसने क्या किया कि ये सोचा कि ये मराठा बहुत मजबूत हो रहा है, तो आगे चल करके तो हमको ही दिक्कत करेगा, निजाम को लगा। तो इसने क्या किया कि कोल्हापुर वाले जो संभाजी थे, कोल्हापुर वाले को इसने प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया निजाम ने। उसने उसको बोला कि हम मान्यता देंगे कोल्हापुर वाले को, और अगर चौथ देना भी होगा तो उसको देंगे, तुमको नहीं देंगे। और देना तो था नहीं एक्चुअली, उसको तो कमजोर था, उसको क्यों देगा चौथ का देश? उसके पास तो कुछ सेना वेना भी नहीं था कोल्हापुर वालों के पास। तो इसने क्या किया कि कोल्हापुर वाले को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया और साहू जी की ऑथोरिटी पर अपना सवाल उठाना शुरू कर दिया। और क्या था कि साहू जी छत्रपति थे, भले ही असली पावर पेशवा के पास था, लेकिन जब छत्रपति नहीं रहेंगे तो उन्हीं से पावर डायरेक्ट होता था ना। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, तो राष्ट्रपति को ही तो राष्ट्र का हेड माना जाता है, तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? संविधान में तो सर्वोच्च तब उसी टाइप से दिया हुआ है ना। तो ये स्थिति है। तो असली पावर पेशवा के पास था, लेकिन जब साहू जी महाराज ही छत्रपति नहीं रहेंगे तो उसका वाला पेशवा ना असली हो जाएगा, जो कोल्हापुर वाले का है। आखिर कोल्हापुर वाले भी तो अपना एक पेशवा बनाए होंगे, जिसका हम लोग नाम नहीं जानते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो 1728 ईस्वी में क्या हुआ, जब ये हो गए तो पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया। पालखेड़ा का युद्ध निजामों और मराठों के बीच में लड़ा गया। पालखेड़ा का युद्ध में निजाम हार गया। हारने के बाद जो है मुंशी शिवगांव की संधि होती है। मुंशी शिवगांव की संधि 1728 ईस्वी में हुई। इसमें जो है ना ये चौथ सरदेशमुखी ये सब जो है स्वीकार कर लिया। इसने ये भी स्वीकार कर लिया कि साहू जी महाराज ही असली छत्रपति है, वो कोल्हापुर वालों को सपोर्ट नहीं करेगा फ्यूचर में निजाम। तो ये हो गया, लेकिन निजाम के मन में कसक रह ही गया। निजाम क्योंकि हार गया और उसको चौथ सरदेशमुखी, अब चौथ सरदेशमुखी में क्या था कि भाई उस इलाके में मराठों को तो कुछ करना नहीं था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में खर्चा लगता है ना, वहां से तो सिर्फ चौथ सरदेशमुखी ले लेना है, वहां करना तो कुछ था नहीं। तो ये मराठा जो है उसके कारण काफी शक्तिशाली होते जा रहे थे। अब निजाम जो है इससे बड़ी परेशान था। इसके बाद क्या हुआ कि 1728 ईस्वी में मुगल लोग देखा कि जो ये मराठे लोग तो धीरे धीरे बहुत मजबूत हो रहे हैं। इसी बीच में बुंदेलखंड में जो राजा छत्रसाल थे, इन्होंने भी सब देख करके 1720 ईस्वी में अपना स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। सारा प्रांत मुगल साम्राज्य के अंदर में था, तो बुंदेलखंड में छत्रसाल ने अपना जो स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया 1720 में। तो बाद में मोहम्मद शाह ने क्या किया कि मोहम्मद खान बंगस करके एक जो था, उसको यहाँ का बना दिया सूबेदार मालवा का, और वो आ गया युद्ध लड़ने निजाम और सबसे सहायता लेकर। क्योंकि निजाम से वो समय वो लड़ाई वड़ाई हुआ ही था, तो परोक्ष रूप से, और बाकी जो उसका अपना था मुगल सेना, उसको लेकर के छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया तो छत्रसाल ने सहायता मांगा। छत्रसाल इस समय क्या था, 78-79 साल का था, 79 वर्ष का था छत्रसाल, काफी बूढ़ा हो गया। तो छत्रसाल ने सहायता मांगी किससे? बाजीराव से, क्योंकि बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही का नारा दिया था, तो वो हिंदू राजा सबको सपोर्ट करता था। तो छत्रसाल जो है बाजीराव से जो है ये मांगा। अब बाजीराव से ये मांगा तो बाजीराव आ गया इसको मदद करने, और बाजीराव आ गया और बुंदेलखंड को जीत लिया और मुगलों को भगा दिया और राजा छत्रसाल को राजा बना दिया। और इनकी एक बेटी थी जो मुस्लिम दासी से पैदा हुई थी, उनका नाम था मस्तानी, और मस्तानी से शादी कर दिया बाजीराव का। तो आपने मूवी देखा होगा बाजीराव मस्तानी, उसमें यही बाजीराव है। लेकिन मूवी में जो दिखाया गया है वो उसमें बाजीराव को असली बाजीराव नहीं दिखाया गया है, क्योंकि असली बाजीराव बहुत ही महान थे
बहुत बड़े विजेता थे वो, और जीवन में 40 युद्ध लड़े थे और 40 जीते थे। मतलब किसी युद्ध में बाजीराव को हार का सामना नहीं करना पड़ा था। और मूवी में सिर्फ प्रेम उरेम ये सब दिखा दिया गया है, जबकि असली उनका जो था वो योद्धा थे। ठीक है, तो अब मूवी से आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड को जीतने के बाद छत्रसाल बहुत खुश हो गया। उसने झांसी, कालपी, सागर, हृदयनगर ये सब जो है क्या किया कि पेशवा को निजी जागीर के तौर पर दे दिया। मतलब इतने सारे इलाके निजी जागीर के तौर पर, ये भी फायदा हुआ। अब देखिए मराठा साम्राज्य कैसे विस्तृत हो रहा है बाजीराव के समय में। मुंशी सिंह गांव के संधि में वो निजाम फिर से 14 सरदेश मुखी देना स्वीकार कर ही लिया, ये सारा चीज हो गया। इसके बाद क्या किया इसने, 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिद्धि, जंजीरा वाला बहुत दिक्कत किया हुआ था, इनका बालाजी विश्वनाथ के फैमिली को ये सब भगाया था। ये सिद्धि लोग मुस्लिम होते थे और वो जंजीरा वगैरह के इलाके में ये काफी शक्तिशाली था। तो पहले इसको हराया तो ये लोगों ने संधि कर लिया और 14 सरदेश मुखी सब देना स्वीकार कर लिया। बाद में फिर 1736 में, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जंजीरा वाले जो है फिर से अपना उलूल उलूल हरकतें शुरू कर दिया। तो चिमना जी अप्पा जिनको बोला जाता है, ये बाजीराव के भाई थे। बाजीराव के एक और भाई थे जिनका नाम था चिमना जी। चिमना जी ने सिद्धियों को हरा कर कोंकण जीत लिया, जो गिरिह प्रदेश था इन लोगों का। कोंकणी ब्राह्मण थे ये लोग। तो कोंकण का इलाका जो है इन्होंने चिमना जी ने 1736 ईस्वी में जीत के मराठा साम्राज्य में मिला लिया। तो देखिए कैसे कैसे विस्तृत हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, ये जीतने के बाद ये मालवा का इलाका जो है क्योंकि बीच में था और बुंदेलखंड और मालवा था उसके बाद, तो मालवा का इलाका बाजीराव चाहते थे कि मराठा को मिल जाए या मालवा का सूबेदार जो है पेशवा को घोषित कर दिया जाए। लेकिन जो है वो मान नहीं रहा था। तो ये बाजीराव ने क्या किया कि एक सेना लेकर के, जो सवाई जयसिंह जो राजा थे राजस्थान के, राजपूत राजा थे और मुगलों के जो है ये थे वो, तो उन्होंने जो है सवाई जयसिंह के पास से जाकर के इन्होंने एक संधि किया। तो सवाई जयसिंह मुगलों से बात किया और बोला कि मतलब मराठों को जो है मालवा दे दिया जाए। लेकिन जो शाह आलम था वो नहीं माना, और शाह आलम बोला कि नहीं मानेंगे, वो नहीं देंगे। तो उसने क्या किया कि मालवा का सूबेदार सवाई जयसिंह को बना दिया और नायब सूबेदार मराठों को बना दिया। ठीक है, तो ये तो पूरा नहीं हुआ। जयसिंह बोला था कि ठीक है आप नायब सूबेदार के रूप में ही मालवा से अपना राजस्व लीजिए, लेकिन जो है मराठे इससे जो है खुश नहीं हुए, नाराज हो गए बाजीराव। इन्होंने कहा कि ठीक है सम्राट बात नहीं मान रहा है तो हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। तो 50,000 की सेना के साथ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ। इसके बारे में देखिए, 50,000 की सेना जो है इकट्ठी किया बाजीराव ने और नॉर्थ के चल गया। तो जमुना नदी के किनारे जो है इन लोगों ने डेरा डाला। ठीक है, सेना ने। बाजीराव तो जो है अपना ग्वालियर में रुक गए और कुछ सेना आगे बढ़ा मल्हारजी राव होलकर के नेतृत्व में। मल्हारजी राव होलकर जमुना पार करके और दोआब का जो क्षेत्र था यूपी में जो आता है, यूपी के इलाकों को जीत लिया। दोआब के क्षेत्र को, वो उस समय अवध राज्य के अंतर्गत में आता था। अवध में राजा कौन थे उस समय? सूबेदार सआदत खां, मुगल सूबेदार था सआदत खां। बाद में वो लोग सब भी स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया था। तो सआदत खां ने जो है अपना आर्मी इकट्ठा किया और ये मल्हार राव होलकर काफी कम सैनिक लेकर के आगे बढ़े थे। ठीक है, बाकी सैनिक इसी पार छोड़ दिया गया था जमुना के, और कुछ ही सैनिक लेकर उस पार गए थे। तो सआदत खां जो है बड़ी सेना लेकर आ गया, तो इसके कारण मल्हार राव होलकर को पीछे हटना पड़ा और कुछ सैनिक जो है जमुना नदी में डूब गए, करीब 2000 सैनिक। ठीक है, तो क्योंकि जो इधर से जाते समय इन्होंने जो चिन्ह बनाया था जमुना में, आते समय क्योंकि उनको तेजी से आना पड़ा जल्दबाजी में, तो इसके कारण जो है करीब 2000 के करीब सैनिक डूब के मर गए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सैनिक वापस आ गए और ये लोग ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर में इन्होंने बताया कि इस प्रकार का बात है। तो इस सआदत खां बीच में डिस्टर्ब बहुत कर रहा है। और ये सआदत खां जो है क्या किया कि मराठों को मल्हारजी राव होलकर को हराने के बाद ये बहुत मतलब इसमें आ गया। इसने मुगल सम्राट को चिट्ठी लिखा कि ऐसे ऐसे मराठों को हम बुरी तरह से हरा दिए हैं और मराठे भागा है दक्षिण की तरफ, और हम दक्षिण में सेना लेकर जा रहे हैं और उसको हरा देंगे। ठीक है, ये बाजीराव ये बात सुन करके मतलब बड़ी ये हो गया कि हमारे रहते हुए इस प्रकार का। इसने क्या किया, मथुरा में जो है डेरा डाल दिया सआदत खां एक बड़ी सेना लेके, और मथुरा में पूरा जश्न मनाने लगा। बाजीराव जैसे ही ये चीज सुना तो इसने क्या किया, देखा क्या ये ग्वालियर से आएगा तो मथुरा होकर दिल्ली जाना होगा इसको, बाजीराव को। इसलिए सआदत खां मथुरा और आसपास में पूरा गपचर फैला के गुप्तचर पूरा एकदम बड़ी सेना लेकर तो वहां इंतजार कर रहा था कि जैसे ही मराठे आएंगे बस यहीं पर इनको घेर लिया जाएगा। बाजीराव ने क्या किया कि घुड़सवार सेना के साथ मेवात के पहाड़ों, जो अलवर उलवर जिला आता है राजस्थान का,
पहाड़ पार करके सीधा पहुंच गया दिल्ली। 2 रात में, 2 दिन में दिल्ली, मतलब जो 10 दिन का रास्ता था उसको 2 दिन में पार करके तीसरा दिन में दिल्ली पहुंच गए। और जैसे ही पता चला मथुरा में सादत खां कि मराठे तो दिल्ली आ गए, इसका तो होशे उड़ गया, ये तो बेहोश हो गया सादत खां कि दिल्ली कैसे पहुंच गए। अब दिल्ली में जो है शाह आलम जो है ये हो गया, पाचिरो दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में शाह आलम गद्दी छोड़ करके भागने लगा। फिर इसका अमीर उमीर जो था वहां वो सब कहा कि हम लोग के पास कुछ सेना है, सिर्फ 500 घुड़सवार लेकर के दिल्ली में घुस गया। ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे तेज आक्रमण माना जाता है बाजीराव का दिल्ली आक्रमण। और उस जमाने में तो ये भागने लगा। फिर ये लोग क्या किया कि कुछ सेना को इकट्ठा करके 10-12 हजार का सेना इकट्ठा किया और सोचा कि जो है उसको जाकर हरा देंगे, ये लोग तो कम में है। एक्चुअली में उस समय बाजीराव ने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था कि कम सेना को आगे रखा था और ज्यादा को पीछे। तो कम सेना आगे था, तो कोका नाम का उसका एगो था सेनापति मुगल शाह आलम का, उसने क्या किया कि उसको पराक्रमण कर दिया। पहले स्ट्रेटजी था कि पहले घेरा डालना है और सादत खां भी जब मथुरा से अपना पूरा सेना लेकर के आ जाएगा अवध से, तब मिल करके लड़ाई लड़ा जाएगा। लेकिन ये लोग सोचा कि मराठा तो कम में है, इतना दूर ज्यादा सैनिक लेकर के थोड़ी आ पाया होगा, तो भी 2 रात में। तो इसने क्या किया कि आक्रमण कर दिया, तुरंत आक्रमण कर दिया। तो बाजीराव जो है पहले वाले सैनिक सबको बोला कि पहले तुम पीछे हटना। जब पीछे हट गया तो पूरा सेना मिलकर के घेर लिया मुगलों को और बुरी तरह से हराया। बुरी तरह से हराने के बाद जो है बाजीराव दिल्ली में घुस गया। 3 दिन तक दिल्ली बंधक बना रहा मुगल सम्राट उसका। फिर लास्ट में जो है बाजीराव जो है उसको डरा धमका करके वापस लौट गया। वापस लौट गया तो दिल्ली पर चाहता तो समाधिकार कर लेता, लेकिन छोड़ दिया। छोड़ने का मेन कारण था कि सादत खान की सेना लेकर के आ रहा था और दूसरा था कि वहां खाने पीने का समस्या हो गया था मराठों को थोड़ा। तो ये सब कारणों से बाजीराव वापस आ गए। जब बाजीराव वापस आ गए तो मुगलों ने क्या किया, मुगल सम्राट ने देखा कि हमारा सारा सेनापति अयोग्य है, तो इसने क्या किया कि निजामुल मुल्क को बुलाया। निजामुल मुल्क तो ऐसे स्वतंत्र हो गया था, लेकिन फिर भी उसको बुलाया। बोला कि तो कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं है, तुम ही सबसे ये हो। उसे आसफ जाह की उपाधि दी, निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी। और 1737 ईस्वी में उसको एक बड़ी सेना लेकर बोला कि तुम जितना पैसा है ले लो, जितना सेना है सब ले लो और किसी भी प्रकार से मराठों को हराओ और मालवा और गुजरात जो है से उसको बाहर निकालो मराठों को। क्योंकि मालवा गुजरात ये सब रेवेन्यू का स्रोत था मुगल सम्राट का। एक तो दक्कन पहले ही निकल गया था, अवध भी स्वतंत्र हो जाएंगे, सब स्वतंत्र हो रहा था। तो ऐसे में मुगल सम्राट के पास तो कुछ बच नहीं रहा था ज्यादा। तो उसने कहा दिया, उसको पूरा पैसा दिया और बोला कि तुम कैसे भी जो है ना ये मालवा से और ये सबसे निकालो मराठों को, गुजरात वगैरह से। तो एक बड़ी सेना लेकर के आ गया। उस समय बाजीराव क्या था, मराठे जो है उस समय पुर्तगालियों से युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि विदेशियों सबको भी भगा रहे थे ना। बहुत दूरदर्शी थे बाजीराव जो है, बहुत ही दूरदर्शी राजा थे पेशवा। तो इन्होंने क्या किया था कि उधर उस समय पुर्तगालियों से लड़ रहे थे, तो इन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे उत्तर दक्षिण की तरफ बढ़ा रहा है जितते उतरते हुए निजाम जो है। और निजाम पहुंच गया भोपाल पर अधिकार कर लिया अपना वो चारों तरफ। और भोपाल में एक बड़ी सेना करीब 40-50 हजार का सेना लेकर घुस गया और वहीं जो है इंतजार करने लगा, या फिर अभी वेट कर रहा था, फिर और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच में बाजीराव तो बहुत तेज तरार था, तुरंत बड़ी सेना लेकर ये भी जो है पहुंच गया और भोपाल में पूरा चारों तरफ से घेर लिया निजाम को। अब निजाम घेरा गया, उसका खाना पीना आपूर्ति सब बंद कर दिया। और इसने क्या किया, इसको था कि भाई उत्तर से सादत खां जो है सेना लेके आ सकता है, तो उत्तर में और दक्षिण में जो है ये निजाम का बेटा जो है फौज लेकर आ सकता है। तो ये दोनों ही जगह इसने, एक तरफ चिमना जी अप्पा अपना जो था, एक तरफ मल्हारा होलकर, इस सबको दोनों तरफ भेज के एकदम ब्लॉक कर दिया रास्ता। अब इसको जो है भोपाल में जो है ना खाना मिले ना पीना मिले, इसका सैनिक सब जब मरने लगा, अपने ही घोड़ा पशु सबको मार मार के खाने लगा, तब अंत में इसको सरेंडर करना पड़ा। छोटा मोटा युद्ध लड़ा ये, लेकिन हार गया और सरेंडर कर दिया। और तब जो है संधि हुई जनवरी 1738 में संधि हुई, दुराई सराय की संधि। ठीक है, दुराई सराय की संधि में निर्णायक रूप से मुगल पराजित हो गए बाजीराव के द्वारा। और इन्होंने मालवा, नर्मदा, चंबल नदी के बीच का पूरा इलाका और 50 लाख जुर्माना, 50 लाख रुपया जुर्माना मुगलों से वसूल लिया मराठों ने। समझ जाइए कितना बड़ा जो है बात था। और ये पूरा इलाका अब मराठा साम्राज्य का पता का पूरा इंडिया में फहराने लगा था। 50 लाख रुपया दिया युद्ध के जुर्माना में, मालवा, नर्मदा, चंबल के बीच का पूरा क्षेत्र, ये सब मिल गया मराठों को। बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। इसके बाद 1738 में गुजरात जीत लिया, 1738 में गुजरात जीत लिया। उसके बाद 1739 में चिमना जी अप्पा जो भाई थे
उन्होंने बसीन और साल्टेट पुर्तगालियों से जीत लिया। 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है कर कलेक्ट करने लगा वहां से। इस प्रकार से जो है पूरे जो है इलाका में मतलब पताखा फहरा गया मराठों का। संयोग से 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। अगर बाजीराव अगर और 10-15 साल जी गए रहते तो समझिए कि अंग्रेजों का भारत में चांस ही नहीं बनता था। जिस प्रकार के ये शासक थे, लेकिन भारत का दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य, नहीं तो हिस्ट्री कुछ और ही होता। और बाजीराव जो है वन ऑफ द बेस्ट रूलर इंडिया हैज एवर हैड, और सबसे बड़ा सैनिक, इनसे बड़ा जो है विजेता शायद ही कोई हिस्ट्री में होगा, जो विपरीत परिस्थितियों से लेकर और इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, जो आगे करीब 50 सालों तक एकदम निष्कंटक जो है राज्य चलता रहा। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो है और पानीपत का तृतीय युद्ध और किस प्रकार से मराठे आगे बढ़े, ये सब हम लोग अभी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।